बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 5 का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के शुरू के हिस्से में आपने क्लासिफिकेशन देखा और किंगडम्स देखे जी। क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्यों करते हैं हम, और फिर टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या होती है, उसमें कौन कौन से टैक्सा होते हैं, और फिर जो टॉप टैक्सा होता है किंगडम, हमने वो किंगडम पढ़े जी कि शुरू में 2 थे और उसके बाद वो 5 किंगडम हो गए। किंगडम मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में हम एक ऑर्गेनिज्म है वायरस, उसको पढ़ रहे हैं। वायरस को हमने पढ़ा था 2 क्लास पहले। वायरस के मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए थे कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो लिविंग भी नहीं होता, नॉन लिविंग भी नहीं होता। इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं लिविंग वाले, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इसमें नॉन लिविंग वाले। इस वजह से हम इसको किसी भी किंगडम में नहीं डालते और हम इसको सेपरेटली पढ़ते हैं, बिल्कुल अलग। कोई किसी भी किंगडम में ये शामिल नहीं होता। तो इस वजह से हम इसको हम जो है बगैर किंगडम के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, यानी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। बाकी आगे के चैप्टरों में हम हर किंगडम को स्टडी करेंगे। वायरस की मैंने आपको काफी कैरेक्टर्स बताए थे कि इसकी सिंपल सी बॉडी होती है, इसकी बॉडी में हेड होता है, टेल होते हैं, टेल फाइबर्स होते हैं। टेल और टेल फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जबकि हेड में जो आउटर कवरिंग होती है उसको आप कैप्सिड कहते हो, वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। और अंदर होता है न्यूक्लिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, जीनोम भी कहते हैं उसको, जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके कैप्सिड पर बाहर एक एक्स्ट्रा चीज मौजूद होती है, कवरिंग होती है, जिसको आप एनवेलप कहते हो। वायरस कई टाइप का होता है, कई इसकी शक्लें होती हैं। पॉलीहेड्रल, स्फेरिकल, रॉड शेप वायरस। वायरस को अगर आप होस्ट के एतबार से डिवाइड करें तो 3 किस्म का होता है जी। एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, यानी बैक्टीरियोफेज का जो होस्ट होता है वो बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया से साइज में बहुत छोटा होता है, एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, उसको बीमार कर देता है, मार देता है वगैरह वगैरह। उसके अलावा वायरस की 2 और टाइप पढ़ी हमने, वायरुलेंट और टेम्परेट। वायरुलेंट वो वायरस होते हैं जो अपने होस्ट को मार देते हैं, और टेम्परेट वो वायरस होते हैं जो अपने होस्ट को मारते नहीं है, उसको तब्दील कर देते हैं। उसके अलावा हमने कल की क्लास में मजीद कुछ टाइप्स पढ़ी थी, वो जरा ज्यादा टाइप्स होती है और इम्पोर्टेंट होती है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एनवेलप, नॉन एनवेलप, और प्लस स्ट्रैंड, माइनस स्ट्रैंड, और स्मॉल जीनोम, रेट्रोवायरस, मीडियम जीनोम, लार्ज जीनोम, और आखिरी था बैक्टीरियोफेज। तो वो सारी टाइप हमने कल की क्लास में देखी थी। फिर बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल को हम पढ़ रहे थे। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया उसका होस्ट होता है। तो अब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, जिसका शेप ऐसा होता है, जैसे हमने शेप पढ़ा था, हेड होता है, ऐसा हेड होती है, ये कैप्सिड है, अंदर इसके जो है ये कैप्सिड है, और अंदर जो इसके न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। इसी तरह ये इसकी टेल होती है, प्रोटीन से बनी हुई, और ऐसे टेल फाइबर्स होते हैं इसके। ये टेल फाइबर्स है और ये टेल है। ये जी एक नॉर्मल सा बैक्टीरियोफेज वायरस, ये उसकी बॉडी है, आप कह लो नॉन सेलुलर बॉडी है। अब बैक्टीरियोफेज जो होता है उसका होस्ट होता है बैक्टीरिया। ये अपने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अपने बैक्टीरिया को यूज करता है, बैक्टीरिया के अंदर आता है और जो है फिर उसको उस पर इम्पैक्ट डालता है। ये भी हमने पढ़ा था कि वायरस के पास दुनिया में कोई काम नहीं होता, ना ये खाना खाता है, ना ये सांस लेता है, इसका बस एक ही काम होता है, रेप्लिकेशन। ये अपने आप की तादाद को बढ़ाना चाहता है बस, और उसके पास इसको ना खाने की जरूरत है, ना इसकी कोई ऐसी खास बॉडी है। तो ये अपने होस्ट की बॉडी में जाता है, उनके मैकेनिज्म, उनकी चीजों को इस्तेमाल करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ये इसकी इस तरह की लाइफ साइकिल होती है। तो अब बैक्टीरियोफेज की जो लाइफ साइकिल होती है, यानी किस तरीके से ये अपनी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो बैक्टीरियोफेज की 2 तरह की लाइफ साइकिल होती है, एक कहलाती है लाइटिक और एक कहलाती है लाइसोजेनिक। पहले लाइटिक साइकिल की बात करते हैं हम। लाइटिक साइकिल कहते हैं ऐसी साइकिल को जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज जो होता है वो अपने होस्ट यानी बैक्टीरिया को मार देता है। एंड में क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, होस्ट विल डेड। तो ये जो वायरस होता है इसको आप वायरुलेंट कहोगे क्योंकि इसने अपने होस्ट को मार दिया, और वायरुलेंट को हम T4 से डिनोट कर देते हैं। तो T4 बैक्टीरियोफेज की हम लाइफ साइकिल देखेंगे। T4 क्या है, एक वायरुलेंट वायरस है। और वायरुलेंट वायरस क्या होता है, ऐसे वायरस जो अपने होस्ट को मार दे। तो लाइटिक साइकिल क्या हो गई, एक ऐसी लाइफ साइकिल होगी बैक्टीरियोफेज की जिसमें होस्ट एंड में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लाइसिस का मतलब होता है टूटना,
तो होस्ट फट जाता है, टूट जाता है, तो वो इसलिए होस्ट मर जाता है। अब ये लाइटिक साइकिल किस तरह होती है जी, जरा देखें। सबसे पहले जी ये बैक्टीरिया है और ये आ गया जी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज आ गया, अंदर इसके डीएनए है। बैक्टीरियोफेज जो होता है टेल फाइबर की मदद से बैक्टीरिया की वॉल से अटैच हो जाता है। सबसे पहले टेल फाइबर से बैक्टीरिया जो है वो उससे होस्ट से अपने ही अटैच हो जाता है बैक्टीरियोफेज। तो सबसे पहले क्या होगा, बैक्टीरियोफेज जो है T4 कह लेते हैं हम आसानी के लिए। तो T4 वायरस जो है वो बैक्टीरिया की वॉल पर आके अटैच हो जाता है। अब क्या करेगा, ये T4 जो है नीचे फाइबर्स की तरफ से एक लाइसोजाइम खारिज करता है। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो वॉल में सुराख कर देता है, वॉल को डिसॉल्व कर देता है, लाइसोजाइम। तो अब ये जो T4 वायरस है ये अपने नीचे टेल के पास से एक एंजाइम खारिज करेगा जिसको आप कहते हो लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या करता है जी, सेल वॉल को डिसॉल्व करता है, सेल वॉल को घुला देता है, खत्म कर देता है। तो अब उससे क्या होगा जी, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया के अंदर ऐसे एक छोटा सा सुराग हो जाएगा। ये देखें एक छोटा सा सुराग हो गया, ये वायरस आ गया इसके ऊपर। ये वायरस आ गया। तो वायरस ने क्या किया, T4 ने क्या किया, एक एंजाइम खारिज किया अपनी बॉडी में से, एंजाइम लाइसोसोम। ये लाइसोसोम एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो टेल प्रोटीन से बनी हुई होती है, तो टेल अपने प्रोटीन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके एंजाइम बना देती है। तो ये लाइसोजाइम खारिज होगा, लाइसोजाइम खारिज होने से बैक्टीरिया की वॉल में एक थोड़ा सा छेद हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है, ये जो है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, अपना जो डीएनए है, अंदर इसके डीएनए है, ये अंदर डिस्चार्ज कर देगा इंजेक्शन की तरह। आपने इंजेक्शन लगते हुए देखा होगा बॉडी में, कि बॉडी इंजेक्शन जब आप लगाते हो तो क्या होता है जी, सुई आपकी बॉडी में सुराख कर देती है और फिर इंजेक्शन के अंदर जो मटेरियल होता है वो उस सुई और सुराख के जरिए आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। ऐसे ही किया बैक्टीरियोफेज ने, बॉडी में सुराख कर दिया, अब ये अपना डीएनए अंदर फेंक दिया इसने, ये अंदर आ गया इसके डीएनए, इंजेक्ट कर दिया अंदर। ठीक है, तो ये जो अंदर इसके ये जो डीएनए था ये इसने यहाँ से निकाल के ऐसे अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब ये जो इसकी बॉडी है इसको घोस्ट कहते हैं, और ये बेकार है, जाया हो गई, खत्म, मर गई, ये जाया हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि अंदर से डीएनए निकल गया तो वायरस तो खत्म हो गया। तो ये घोस्ट जो है वो फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब क्या हो गया जी, बैक्टीरिया है और उसके अंदर ये वायरस का जीनोम आ गया, बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वायरस का जीनोम आ गया, बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो गया। अब ये वायरस का जो जीनोम है ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के जीनोम पर कंट्रोल हासिल कर लेगा, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसको काबू कर लेगा, उस पर कंट्रोल हासिल करेगा और ये पूरे बैक्टीरिया पर कब्जा कर लेगा। इसकी मिसाल ऐसी होती है जैसे आपका घर है, एक चोर घुस गया गन पॉइंट के साथ और उसने आपके सर पे गन लगा दिया, अब आपके पूरे कमरे को, आप पूरे घर को उसने हाईजैक कर लिया। एक टेररिस्ट है, प्लेन में चढ़ा और पायलट को हाईजैक कर लिया। अब वो क्या हो गया, पूरे जहाज पे उस टेररिस्ट का कंट्रोल हो गया, क्योंकि उसने मेन चीज को हाईजैक कर लिया, पायलट को, मेन को पकड़ लिया उसने। अब क्या हो गया कि पूरे जहाज पे उसका कंट्रोल हो गया, वो जो चाहे कर सकता है। यही किया है यहाँ पर उसने बैक्टीरियोफेज ने। अब ये जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम है ये बैक्टीरिया के अंदर आ गया, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके मिल जाएगा। ये बैक्टीरिया का डीएनए चले यहाँ पे, ये रहा बैक्टीरिया का डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए चलता आ रहा है, इस बैक्टीरिया के डीएनए को जाके करप्ट कर देगा, इसको कंट्रोल कर लेगा। ये यहाँ आ गया, अब ये वायरस के कंट्रोल में आ गया, इसलिए मैंने इसको नीला कलर दिया, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया का जीनोम है ये अब वायरस के कंट्रोल में आ गया, वायरस चला रहा है इसके जीनोम को। तो अब आप यूं कह सकते हैं कि बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो गया और बैक्टीरिया एक तो इन्फेक्ट हो गया और बैक्टीरिया के पूरी बॉडी पर वायरस का कंट्रोल आ गया। अब वायरस क्या करेगा, बैक्टीरिया की मशीन, बैक्टीरिया के सेल, बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स को यूज करेगा, क्योंकि पूरे बैक्टीरिया पे वायरस ने कंट्रोल हासिल कर लिया। नाउ अब बैक्टीरिया के जो जीनोम, बैक्टीरिया के अंदर जो मटेरियल है, राइबोसोम वगैरह, बैक्टीरिया उसको वायरस उसको यूज करके अपनी चीजें बनाएगा। एक तरफ क्या करेगा, ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट करके बहुत सारे ऐसे अपने जीनोम बना लेगा वायरस। ये याद रख ले, पूरे बैक्टीरिया को वायरस ने कंट्रोल कर लिया।
अब वायरस जो चाहे कर सकता है बैक्टीरिया के साथ, कंट्रोल हो गया, उसने जीनोम पे पकड़ लिया उसको, बैक्टीरिया का डीएनए कैच कर लिया उसने, डीएनए को हैक कर लिया। अब जब बैक्टीरिया के डीएनए को हैक कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे वायरस का कंट्रोल हो गया। तो अब बैक्टीरिया दो काम करना शुरू करेगा, वायरस वायरस बैक्टीरिया से दो काम करवाएगा। पहला काम ये अपने डीएनए को कॉपी करवाएगा, देखें आपके सामने डायग्राम में, उसने अपने डीएनए की 6 कॉपियां बना ली। और दूसरा, वायरस बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम, उनको यूज करके अपने ये कैप्सिड बनाएगा, ये अपने कैप्सिड बनाएगा और टेल बनाएगा और टेल फाइबर बनाएगा। ऐसे अपनी बॉडी के तमाम चीजें बना रहा है, ठीक है, हर चीजें बनाना शुरू करेगा। तो ये जो कैप्सिड होता है, टेल होता है, टेल फाइबर होता है, ये प्रोटीन से बनी हुई होती है। लिहाजा बैक्टीरिया ने प्रोटीन फैक्ट्री यूज करी, बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया की प्रोटीन फैक्ट्री यूज करी और अपना कैप्सिड बनाया, टेल फाइबर बनाए, टेल बनाई, और बैक्टीरिया के जीनोम को यूज करके अपने डीएनए को कॉपी कर लिया। तो आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि वायरस ने बैक्टीरिया को हैक कर लिया। तो बैक्टीरिया हैक हो गया, वायरस ने हैक कर लिया। अब वायरस जो है उसने अपने जो डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर ली। बैक्टीरिया की राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री को यूज करके उसने कैप्सिड, टेल फाइबर और टेल बना लिया। अब ये असेंबली करेगा, यानी इन सारी चीजों को मिलाएगा बैक्टीरिया के अंदर ही। ये इसने कैप्सिड लिया, कैप्सिड के साथ टेल मिलाई और फाइबर मिला दिया और एक डीएनए इसके अंदर डाल दिया। इसी तरह फिर इसने एक और कैप्सिड पकड़ी, उसमें टेल मिलाई, फाइबर्स को जोड़ा और डीएनए मुंतकिल कर दिया। फिर एक और इसने कैप्सिड पकड़ी, टेल मिलाई उसके साथ, टेल फाइबर मिलाए और डीएनए डाल दिया, असेंबली कर दी। जैसे आप देखते हैं ना, फैक्ट्री में चीजें तैयार होती है, पहले बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स तैयार हो जाते हैं और फिर आखिर में आप उन तमाम पार्ट्स को मिला देते हैं, आपकी चीज कंप्लीट हो जाती है। यही काम बैक्टीरिया ने किया, बैक्टीरियोफेज ने, सॉरी। क्या उसने सबसे पहले बैक्टीरिया पर, फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया, बैक्टीरिया पे कब्जा कर लिया। अब बैक्टीरिया की फैक्ट्री पर कब्जा करके उसने क्या करा, राइबोसोम से कैप्सिड, टेल और टेल फाइबर तैयार किए और डीएनए की कॉपी करा ली। उसके बाद अब ये असेंबली कर रहा है, तमाम चीजों को मिला के छोटे छोटे इसने बैक्टीरियोफेज बना लिए। तो ये वाक्य होता है पूरा जैसे एक फैक्ट्री पर मैं गया और मैंने कब्जा कर लिया। अब मैंने उस फैक्ट्री के मालिक के कनपटी पे गन रख दी और मैंने मालिक से कहा, चल भाई डीएनए तैयार कर। उसने कहा, जी चलो जी डीएनए की कॉपी तैयार करो। मैंने कहा, जी प्रोटीन कैप्सिड तैयार करो, टेल फाइबर तैयार करो, टेल तैयार करो। जब सारी तैयार हो गई, अब मैंने मालिक से कहा, चल भाई इन सब चीजों को मिला दो। अब उसने असेंबली करके सारी चीजें मिला दी, छोटे छोटे बैक्टीरियोफेज बन गए। अब ये सारे बैक्टीरियोफेज यही इंजाइम खारिज करेंगे दोबारा, लाइसोजाइम, जो कि वॉल को डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे। वॉल एक तरफ से फट जाएगी और ये सारे बैक्टीरियोफेज जो है ये बाहर निकल आएंगे। लाइसोजाइम जो है ये बैक्टीरियोफेज, छोटे छोटे बैक्टीरियोफेज, जो बच्चे बैक्टीरियोफेज तैयार हो गए। तो इन्होंने क्या करा, लाइसोजाइम खारिज करके बैक्टीरिया की वॉल को तबाह कर दिया, एक तरफ से सुराख कर दिया, बड़ा फाड़ दिया, और फिर उस जगह से ये सारे बैक्टीरियोफेज निकल गए। अब देखें आप, बैक्टीरिया मर गया। आखिर में क्या हुआ, बैक्टीरिया मर गया। अब ये जो हर एक ये जो है नया बैक्टीरियोफेज जो बना है, ये सारा बैक्टीरियोफेज दोबारा जाएगा और फिर दोबारा किसी एक बैक्टीरिया को इसी तरह इन्फेक्ट करेगा। तो ये हो गई लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि होस्ट एंड में आप देखें मर रहा है, बैक्टीरिया मर गया। तो ये किडनैपिंग हो गई, जिस तरह हाईजैकिंग होती है इस तरह का अमल है ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की वॉल पर आएगा, टेल फाइबर के जरिए चिपक जाएगा, फिर लाइसोजाइम खारिज करके वॉल में एक छोटा सा सुराख करके अपना डीएनए अंदर डाल देगा और इसकी जो बॉडी है असल वो खत्म, बायजाया उसको आप घोष कहते हो, खत्म हो जाती है। अब डीएनए ये जो वायरस का जो जीनोम है, डीएनए है, वो क्या करेगा जी, बैक्टीरिया के डीएनए को हैक कर लेगा और अब पूरे बैक्टीरिया में उसका कंट्रोल हो गया। अब वायरस क्या करेगा, बैक्टीरिया की मशीनरी को इस्तेमाल करके अपनी डीएनए की कॉपी तैयार करेगा, कैप्सिड बनाएगा, टेल फाइबर बनाएगा। जब ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, इन सब को असेंबली करके जोड़ के छोटे छोटे बैक्टीरियोफेज बना देगा। जब बहुत सारे बैक्टीरियोफेज तैयार हो जाएंगे तो ये सारे लाइसोजाइम खारिज करके बैक्टीरिया की वॉल को एक तरफ से फाड़ देते हैं और फिर वहां से ये सारे बैक्टीरियोफेज निकल जाते हैं। तो ये हर बैक्टीरियोफेज एक नए बैक्टीरिया को वायरस करके इस तरह ये पूरी कम्युनिटी बर्बाद कर देते हैं बैक्टीरिया की।
तो ये लाइटिक साइकिल हो गई। इस साइकिल में आपने क्या देखा है, होस्ट मर गया, एंड के अंदर होस्ट जो है वो डेड हो गया, लिहाजा ये लाइटिक साइकिल हो गई। और ये जो वायरस हुआ ये वायरोलेंट हो गया, T4 वायरोलेंट कहते हैं। दूसरी साइकिल है जी लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक में क्या होता है, होस्ट मरता नहीं है, होस्ट विल नॉट डेड। अब ये कहानी, ये लाइसोजेनिक साइकिल कैसे होती है जी, इसको देख लेते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल कैसे होती है, बिल्कुल इसी तरह ये बैक्टीरिया है, ये उसका जीनोम है, डीएनए है। अब यहाँ पर वही एक वायरस आ जाएगा बैक्टीरियोफेज, और टेल ये उसका डीएनए, और फाइबर्स की मदद से इसकी वॉल से चिपक जाएगा। फिर क्या करेगा, लाइसोजाइम खारिज करेगा, लाइसोजाइम्स खारिज करके बैक्टीरिया की जो वॉल है उसमें एक छोटा सा सुराख कर देगा। ये बैक्टीरिया का डीएनए हो गया। अब इसने एक छोटा सा सुराख कर दिया, अब ये क्या करेगा, इंजेक्शन की तरह अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा। ये घोस्ट हो गया और ये जाया हो जाती है, इसकी बॉडी बेकार हो जाती है। अब क्या होगा जी आगे, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का डीएनए और ये वायरस का डीएनए। अब ये वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को जाके हैक नहीं करेगा, बल्कि खामोशी के साथ उसके साथ जुड़ जाएगा, बैक्टीरिया को पता भी नहीं चलेगा, और बैक्टीरिया के डीएनए से जाके कंबाइन हो जाएगा। ऐसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है जी, ये बैक्टीरिया का डीएनए था, खामोशी से जाके इसके डीएनए के साथ ये चिपक गया। डीएनए को पता ही नहीं चला, खामोशी से छुप गया उसके डीएनए के पीछे जाके, उसके डीएनए के साथ जाके मिल गया। हैक नहीं करेगा, कोई डीएनए को तंग नहीं करेगा, ना कुछ करेगा, ना बैक्टीरिया को पता चलेगा, ना बैक्टीरिया को कोई फर्क पड़ रहा है, उसके डीएनए के साथ जाके चिपक गया। अब आप जानते हैं बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है जी, 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया ने अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कर दिए, 2 बैक्टीरिया हो गए, और ये उसके जो डीएनए बैक्टीरिया का वो भी 2 हो गए, साथ साथ वायरस का डीएनए भी डबल हो गया। देखें, बैक्टीरिया को थोड़ी पता है, उसने, अब जैसे एक बंदा फोटो कॉपी कर रहा है एक किताब की, 50-100 सफ़े, वो तो अपनी फोटो कॉपी कर रहा है, आप खामोशी से गए, बीच में 2-4 सफ़े अपने भी डाल के आ गए। अब बंदे को थोड़ी पता है, उसने तो फोटो कॉपी करनी है, उसने अपनी कॉपी की 10 कॉपी कर ली, आपके सफ़ों की भी 10 कॉपी खामोशी से तैयार हो गई। ऐसा सीन हुआ है यहाँ पर। तो वायरस का जो बैक्टीरिया था, वायरस का जो डीएनए था, वो बैक्टीरिया के डीएनए के जाके साथ चिपक गया, छूट गया वायरस को, बैक्टीरिया को पता ही नहीं है। बैक्टीरिया ने अपनी 2 कॉपी करी, उसके डीएनए की भी कॉपी हो गई। इस तरह ही अपनी कॉपी करता रहेगा और बैक्टीरिया की भी कॉपी होती रहेगी। अब आप फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आप देखा जी, बैक्टीरिया ने अपनी बहुत सारी कॉपी कर ली है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी कॉपी तैयार कर ली, बैक्टीरिया के डीएनए भी कॉपी हो गए, और साथ साथ ये रह गए, ये उसका भी डीएनए कॉपी हो गया वायरस का, सबके साथ चिपक कर। अब यहाँ पर वायरस के नेचर पे डिपेंड, वायरस, ज्यादातर वायरस क्या करते हैं जी, ऐसे ही निकाल लेते हैं अपनी लाइफ, काफी टाइम तक तो ये ऐसे ही निकालते रहते हैं जी, अपनी खामोशी से पढ़े में, और इनके जो है वो डीएनए की कॉपी होती जा रही है, कॉपी होती जा रही है, कॉपी होती जा रही है, ऐसे ही चल रहा है। फिर क्या होता है, काफी टाइम बाद, अब हम एक को ले लेते हैं, एक डॉटर को ले लेते हैं, काफी टाइम बाद ये एक बैक्टीरिया है, और ये उसका डीएनए, और इसके अंदर छुपा हुआ ये वायरस का डीएनए। अब जब बहुत टाइम हो जाता है, बहुत ज्यादा वायरस के डीएनए की कॉपी हो जाती है, तो कुछ जो है वायरस के जीनोम वो लाइटिक हो जाते हैं, पिछली साइकिल वाले, यानी एग्रेसिव, लाइटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ये जो वायरस होता है जो इस तरह की लाइफ साइकिल कर रहा है ना, लाइसोजेनिक, इसको आप कहते हो लैम्डा या टेम्परेट, है ना, होस्ट को नहीं मार रहा। लाइसोजेनिक साइकिल देखें यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल खत्म हो गई। वायरस आया, अपना वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया, बैक्टीरिया के डीएनए ने बैक्टीरिया के साथ वो डीएनए कंबाइन हो गया, अब कॉपी हो गई, लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो गई। तो आप देखें यहाँ पर होस्ट को मार नहीं रहा वो, बल्कि होस्ट के साथ एक रिलेशनशिप बना ली, फ्री में उसकी कॉपी होती जा रही है। तो ये हो गई लाइसोजेनिक साइकिल, होस्ट नहीं मरा, इधर खत्म हो रही है, ये होस्ट नहीं मरा, यहाँ पर एंड हो गई है। होस्ट नहीं मारा, ये लाइसोजेनिक साइकिल हो गई। और लाइसोजेनिक साइकिल जो वायरस करता है उसको आप टेम्परेट कहते हो, क्योंकि वो वायरस होस्ट को नहीं मार रहा, या उसको लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, लैम्डा वायरस। अब बात वक्त क्या होता है जी, लाइसोजेनिक साइकिल से वायरस एकदम लाइटिक साइकिल में आ जाता है। जैसे कि ये लाइसोजेनिक साइकिल थी, एकदम वायरस का दिमाग घूमा और इसने क्या करा जी, पूरे
बैक्टीरिया के डीएनए को हैक कर लिया, कब्जा कर लिया उसने, और अब फिर वही अपनी जो है वो बैक्टीरिया को यूज करके अपने वो कैप्सिड बनाएगा, टेल फाइबर बनाएगा, फिर वो मिला देगा, लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये फाड़ के बाहर निकल आएंगे। तो ये दोनों मिक्स हो जाती है, फिर लाइसोजेनिक साइकिल का एंड आखिर में लाइटिक ही होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप की हो गई बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल, बैक्टीरियोफेज की। पहली साइकिल ऐसी थी जिसके अंदर होस्ट मर गया था, उसको आपने कहा लाइटिक साइकिल, और दूसरी साइकिल ऐसी थी लाइसोजेनिक साइकिल जिसमें होस्ट नहीं मरा, बल्कि वायरस ने होस्ट के डीएनए के साथ अपने आप को कंबाइन करके अपनी बहुत सारी कॉपी तैयार कर ली। जब तक वो इस स्टेट में रहेगा हम कहेंगे लाइसोजेनिक साइकिल चल रही है। फिर क्या होता है जी, कुछ वायरस का दिमाग घूम जाता है और वो लाइसोजेनिक साइकिल खत्म कर देते हैं और फिर आ जाते हैं वो लाइटिक साइकिल के अंदर। अब जैसे वो लाइटिक साइकिल में आएंगे तो वो क्या करेंगे, वायरस जो उनका जो डीएनए वो बैक्टीरिया के डीएनए को हैक कर लेंगे और फिर वही बैक्टीरिया के डीएनए से बैक्टीरिया की मशीन को, बैक्टीरिया के सेल को यूज करके अपने छोटे छोटे फेजेस बना लेंगे, फिर वो फाड़ेंगे, निकल जाएंगे। तो ये दो लाइफ साइकिल हो गई बैक्टीरियोफेज की। आपने देखा किस तरह बैक्टीरियोफेज अपने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, कुछ केसेस के अंदर यानी लाइटिक के अंदर अपने बैक्टीरिया को मार देता है, और लाइसोजेनिक के अंदर बैक्टीरिया के साथ वो ऐसे ही जीता रहता है। जहां उसका दिमाग घूमता है वो वहां पे लाइसोजेनिक से वापस लाइटिक साइकिल पे आ जाता है और बैक्टीरिया को मार के बाहर निकल आता है। ठीक है जी, तो ये हमने बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल पढ़ ली। अब अगला टॉपिक जो है वो हमारा है वायरस की कुछ इंपॉर्टेंस, या आप यूं कह लें कि वायरस की कुछ डिजीज। आप जानते हैं वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो है वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पैरासाइट कहते हैं आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो किसी दूसरे होस्ट को यूज करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं खाने वाने के लिए, और फिर उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। आपने देखा वायरस ने बैक्टीरिया को यूज किया और उसको नुकसान पहुंचाया, मार दिया उसको। तो दे आर कॉल्ड पैरासाइट, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करें और उनको हार्म पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो पैरासाइट के अलावा उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, यानी वो पैरासाइट ही रहेंगे। ये नहीं है कि पैरासाइट अगर नहीं है या उनको खाना यहाँ से नहीं मिल रहा तो कहीं दूसरे तरीके से हासिल कर ले, नहीं। जैसे अब जैसे मच्छर है, मच्छर जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं है। आप में से खाना हासिल करेगा, आपको मलेरिया कर देता है, डेंगू कर देता है, लेकिन अगर आप में से खाना हासिल नहीं कर रहा तो वो किसी दूसरी जगह से हासिल करता है, तो वहाँ बाजू नहीं करता बीमारी, बाजू आपको काट के चला जाता है, नहीं हार्म पैदा करता आपके अंदर, आपको बीमारी नहीं देता। हर बार थोड़ी मच्छर काटता है और आपको जो है मलेरिया हो जाता है, कभी कभार आपको काटता है, आपको नहीं होती बीमारी। तो यानी कभी कभार वो पैरासाइट है, कभी कभार वो पैरासाइट नहीं है। लेकिन वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, हमेशा आपको नुकसान देगा। ऐसा कोई ठोस वायरस नहीं है जो आपकी बॉडी के अंदर जाए और आपको नुकसान ना दे। दे ऑलवेज आर पैरासाइट, इसलिए दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ये वायरस पैरासाइट होते हैं, लिहाजा ये बैक्टीरिया के अंदर तो उनको तो मार रहे हैं बकायदा, आपने देखा लाइटिक साइकिल। और एनिमल्स यानी ह्यूमन वगैरह के अंदर भी ये बीमारियां पैदा करते हैं, उनको हम कहते हैं ह्यूमन वायरल डिजीजेस। और प्लांट्स के अंदर भी ये बीमारियां पैदा करते हैं। तो थोड़ा ह्यूमन वायरल डिजीजेस देख लेते हैं जी, कि इंसान के अंदर वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती है। बहुत सारी है, हम सिर्फ चंद को देखेंगे। तो ह्यूमन वायरल डिजीजेस देख लेते हैं जी, कि कौन कौन सी वायरस की बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से हमारे जिस्म के, हमारी बॉडी के अंदर होती है। पहली है बड़ी मशहूर पोलियोमिलाइटिस, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको पोलियो कहते हैं, पोलियोमिलाइटिस शॉर्ट फॉर्म में आप इसको पोलियो कहते हैं। पहली बात ये जो होती है जिस वायरस से होती है उसको हम कहते हैं पोलियो वायरस, पोलियो वायरस से होती है। ठीक है, और ये पोलियो वायरस जो है इंसान के मुंह, इंसान के पेट से जाता है। कैसे जाता है ये इंसान के जिस्म के अंदर? मुंह से जाता है ज्यादातर, आपके खाने के साथ, आपके पानी के साथ। अक्सर आपने सुना होगा गंदे पानियों में ये वायरस पाया जाता है। और ये जो टीम होती है ना पोलियो वायरस की टीम, और इनको अगर किसी इलाके में चेक करना होता है कि वहाँ पोलियो है या नहीं, तो ये गंदे पानियों को चेक करते हैं, गंदे पानी का सैंपल ले लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ इनको ये वायरस मिलता है। तो ये गंदे पानी में वायरस पाया जाता है, पोलियो वायरस। और फिर ये खाने या पानी के जरिए, आपके मुंह के जरिए आपके जिस्म के अंदर आ जाता है, पोलियो वायरस आपके जिस्म के अंदर आ जाता है। इससे होता क्या है जी, शुरू शुरू के जो सिम्टम्स आते हैं, अगर आपकी बॉडी में पोलियो वायरस आ जाता है तो शुरू शुरू के सिम्टम्स होते हैं कि जी आपको हल्का सा बुखार हो जाता है, आपके सर में दर्द होगा, हेडेक, बुखार हो जाएगा आपको, या आपका गला खराब हो जाता है जिसको आप सोर थ्रोट कहते हो। ये तो जैसे फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं,
जैसे अगर आपको फ्लू हो जाता है तो फ्लू के भी सिम्टम्स यही होते हैं, बुखार हो जाना, सर में दर्द हो जाना, गला आपका खराब हो जाता है, क्या कहते हैं इसको, गले आ जाना, सोर थ्रोट, नौसिया होती है बाजू का, आपको उल्टी, यानी कि उबकाई, ऐसा होता है ना उल्टी आ रही है लेकिन आती नहीं है, उसको हम कहते हैं नौसिया। और फिर थोड़ी आगे जाके आपको फिर वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। ये शुरू शुरू के अर्ली सिम्टम्स है। आपकी कमर में न, और बैक में दर्द होना शुरू हो जाता है, स्टिफ नेक एंड बैक, ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपके पोलियो वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है तो आपको जो सिम्टम्स होंगे वो सिम्टम्स होते हैं जो आपके नॉर्मली बुखार के अंदर हो रहे होते हैं। इसीलिए आपने देखा है ना, बच्चों को एकदम एकदम से पोलियो हो जाता है, हम कहते हैं भाई छोटे बच्चों को कहा जाता है जी पोलियो के कतरे पिलाओ, हम नहीं पिला रहे, लोग नहीं पिलाते, तो भाई एक ऑप्शन है कि चलो पोलियो के सिम्टम्स होंगे तो आप इलाज करा लोगे, लेकिन इसका कहते हैं ना लाइलाज है। क्यों? क्योंकि शुरू में जब इस बच्चे को पोलियो के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो वो आपको नॉर्मल बीमारी वाले लगते हैं, फ्लू वाले, गला खराब हो जाना, बुखार हो जाना, सर में दर्द हो जाना, उल्टी आ रही है, कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है। अब वो बच्चा आपको नहीं बता पाता या आप उसको इग्नोर करते तो कि ये फ्लू के सिम्टम्स है, दर हकीकत वो पोलियो वायरस के सिम्टम्स होते हैं। आप इग्नोर कर दे तो आप इलाज नहीं करा रहे हो, तो फिर आपको असल उसका इम्पैक्ट पड़ता है, असल पोलियो वायरस का जो फर्क होता है वो पड़ता है वो। तो ये एक डेंजर बीमारी होती है। शुरू में जब आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस आएगा तो आपको बुखार हो जाएगा, सर में दर्द होगा, गला खराब हो जाएगा, उल्टी होगी, उबकाई आएगी, गर्दन में, कमर में, जिस्म में दर्द होगा। फिर इसका मेजर इम्पैक्ट क्या आता है जी आपकी बॉडी के अंदर, आपके कुछ मसल्स जो होते हैं वो फटीग कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और करते हैं शुरू के अंदर और फिर बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो फिर डिवेलप नहीं होते, मर जाते हैं एक लिहाज से। जैसे आपके दो पैर है तो पैर के एक पैर के मसल्स जो है वो एकदम कड़क हो जाएंगे, फटीग कहते हैं उसको आप, मसल्स का कड़क होना, और फिर वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने की वजह से अब वो मसल्स ग्रोथ नहीं करता, तो फिर वो बच्चा जो है उसका वो वाला टांग का मसल ग्रोथ नहीं कर रहा, दूसरी टांग की मसल ग्रोथ कर रही है, तो उसकी टांग छोटी बड़ी हो जाती है, उसकी वो टांग जो है चल नहीं रहा होता उस टांग से, क्योंकि उस टांग के मसल्स खराब हो गए। या हाथ में गिर जाता है, ज्यादातर तो पोलियो पैरों पे ही होता है, तो आपने देखा होगा जो पोलियो के मरीज होते हैं उनके पैरों में डिफेक्ट होता है, वो एक पैर से सही तरह नहीं चल रहे होते, उनका एक पैर इनमूवेबल होता है, ग्लास से मूव नहीं कर रहा होता क्योंकि उनके मसल्स डैमेज हो गए। तो ऐसे होता है पोलियो वायरस, गंदे पानियों में पाया जाता है, छोटे बच्चों के नाक और वो मुंह के जरिए ये बॉडी के अंदर आ जाता है। शुरू में जब ये वायरस आता है तो नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, बंदे को अंदाजा नहीं होता, और उसके बाद जब ये वायरस अपनी बॉडी के अंदर पोजीशन बना लेता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो फिर ये जाके मसल्स के सेल पर हमला करता है और मसल्स के सेल्स को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। शुरू में उसके आपके मसल्स फटीक होती है, उसके बाद मसल्स डैमेज हो जाते हैं मसल्स आपके, और फिर वो मसल्स डैमेज कर गए, आपके पैर के मसल्स डैमेज कर गए, तो ना वो ग्रोथ करेगा, आपका पैर ग्रोथ करेगा, ना आपका पैर मूव करेगा। ठीक है, इसका इलाज क्या है जी? इसका इलाज तो सबसे पहले तो इसका जी एक यही प्रिवेंशन, सबसे बेहतरीन इलाज जो है इसका वो ये कि इसको होने से ही रोक लो। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन करो जी इसको आप, यानी कि इसको होने से पहले ही रोको। कैसे जी? आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, पोलियो वैक्सीन कहलाती है जी, ओपीवी कहते हैं उसको आप, ओरल पोलियो वैक्सीन, कतरों की सूरत में होती है, और आप छोटे बच्चों को पिला देते हो, छोटे छोटे बच्चों को आप पिला देते हो, जैसे कि 5 साल, 4-5 साल के बच्चों को आप ये ओपीवी दे देते हैं। इस ओपीवी से क्या होता है जी कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है पोलियो वायरस की। अब आपकी बॉडी में अगर पोलियो वायरस आएगा तो पहले से उसकी इम्यूनिटी बनी हुई है, पहले से आपकी बॉडी में उसका इलाज मौजूद है। ये हमने शुरू के चैप्टर में पढ़ा है, सबसे पहले चैप्टर में, इम्यूनिटी का मामला, कि आप एक पोलियो वायरस, मुर्दा पोलियो वायरस को अपने जिस्म में डाल देते हो, वो बेकार है, मरा हुआ है तकरीबन, लेकिन आपकी बॉडी क्या करती है, पोलियो वायरस की इम्यूनिटी बना लेती है आपकी बॉडी में। तो ये ओपीवी दरअसल मुर्दा पोलियो वायरस होता है। तो आप क्या करते हैं जी, इसका जो प्रिवेंशन है, तरीकेकार वो ये है कि आपके पास एक दवाई होती है कतरों की सूरत में, उसको आप कहते हो ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। कतरे होते हैं दरअसल ये, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, पोलियो वायरस ही है ये, लेकिन मुर्दा, ऐसे पोलियो वायरस जो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एक है तो एक ही रहेगा। आपने क्या किया, ओपीवी के नाम पर आपने अपनी बॉडी के अंदर पोलियो, अपने बच्चे की बॉडी के अंदर पोलियो वायरस डाल दिया। अब वो पोलियो वायरस खतरा खतरा खतरे की बात नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो एक है, एक ही रहेगा। लेकिन आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी ने देखा एक नई चीज आई है पोलियो वायरस, आपकी बॉडी क्या करेगी, उसका इलाज तैयार करेगी, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हो। 4-5 दिन में, 6-7 दिन में जब उसकी तैयार हो जाएगा, क्या नाम है, उसकी इम्यूनिटी तैयार होगी, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपके उस बॉडी के अंदर जो पोलियो वायरस है उसको मार देगी, आपका पोलियो वायरस मर गया। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर पोलियो वायरस की दवाई बन गई पहले से।
अब अगर आगे जाके 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आपके जिस्म में असली पोलियो वायरस आएगा, तो जैसे ही आएगा आपकी बॉडी के पास उसकी पहले से तैयार हुई हुई इम्यूनिटी, आपकी बॉडी क्या करेगी, आपके पोलियो वायरस को मार देगी। ये है टेक्निक। तो आपने क्या किया, छोटे बच्चों को आपने पोलियो के कतरे पिलाए, पोलियो का वायरस डाल दिया आपकी, उसके फिर उसके जिस्म ने क्या किया, उस पोलियो वायरस को मारकर अपने लिए इम्यूनिटी बना ली। अब जब बच्चा जिंदगी भर उसके जिस्म में जाएगा पोलियो वायरस, ये नहीं है कि 5 साल के बाद बॉडी के अंदर जाता नहीं है, जाएगा, वो पानी पिएगा, पोलियो वायरस उसके जिस्म में चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ है, उसके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी बनी हुई है। अब जैसे वो वायरस उसके जिस्म में जाएगा, बॉडी की इम्यूनिटी उस वायरस को घुसते ही मार देगी, घुसते ही मार देगी। इसकी मिसाल ऐसे ले लो, आपके घर में गन नहीं है, एक बंदे ने आपको उड़ा दिया कि तुम्हारे घर में चोर आने वाला है, आपने क्या किया, फटाफट गए मजार मार्केट और आपने क्या करा, गन खरीद के आ गए, लेकिन चोर नहीं आया। लेकिन अब आपके पास हथियार आ गए अपनी हिफाजत के लिए, खुदा ना खास्ता हकीकत में बाद में चोर आएगा, आपके पास उससे लड़ने के लिए हथियार मौजूद है। ये किया है आपने अपनी बॉडी को बेवकूफ बनाया वो वायरस डाल के, बॉडी ने क्या करा, उसकी इम्यूनिटी बना ली। अब अगर बाद में हकीकत में सही वाला वायरस आएगा, आपके पास पहले से दवाई तैयार है बॉडी के अंदर। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर हम बच्चों को जब पोलियो के कतरे पिलाते हैं तो उसके बाद उनको जरा बुखार हो जाता है, जरा उनका गला खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पोलियो वायरस डाला है। तो जो वायरस डाला है उसकी वो थोड़ा वायरस, तो फिर वायरस, तो थोड़ा बहुत उसका असर आना शुरू हो जाता है, तो वो बुखार, सर में दर्द हो जाता है बच्चे के। लेकिन ये नहीं है कि उसको पोलियो होगा, हल्का सा शुरू के सिम्टम्स आ जाते हैं। आपने बच्चे को पोलियो का कतरा पिलाया, यानी कि उसकी बॉडी में वायरस डाला, बॉडी ने सिम्टम्स दिखा दिए, बुखार दे दिया जी, सर में दर्द हो गया, तो 1-2 दिन में बॉडी ने वो बना दिया। अब जब बड़ा बच्चा होता है, मिसाल के तौर पे मैं, अब मेरी बॉडी के अंदर पोलियो वायरस जाएगा, हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस जाए, अब मेरे अंदर बनी हुई है, क्योंकि मैंने तो ये कतरे पिए हैं, मेरे अंदर बनी हुई है, मेरा वायरस, मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो इस वायरस को मारेगा। इस दौरान थोड़ा बहुत मुझ में असर आ जाएगा, मुझे नौसिया हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, लेकिन पोलियो नहीं होगा। वो जो आखिरी स्टेज होती है ना, मसल फटीक, मैं उससे बच गया। तो ये इसका सबसे बेहतरीन इलाज है, प्रिवेंशन। आप ओपीवी आप बच्चों को पिलाएं, 5 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को आप ये ओपीवी पिलाएंगे तो उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर पोलियो वैक्सीन बन जाएगी, एक इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी बच्चे के अंदर। कल कल को अगर वो हकीकत में जाएगा तो वो वायरस जो है, तो वो बच्चा जो है उसको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया पोलियो वायरस। अगला अब देख लेते हैं दूसरी बीमारी। पोलियो वायरस में कोई सवाल है तो पूछ लिएगा मुझसे, माइक खुला हुआ है आपका। दूसरी बीमारी है जी कोल्ड। कोल्ड ये आप जानते हैं जी, कोल्ड फ्लू, सर्दी वर्ग, सर्दी जब होती है एकदम, आपको कहते हैं ना, जैसे आजकल हो रहा है, आप देख लीजिए एकदम मौसम तब्दील हो गया तो लोगों को सर्दी लग गई, कहते हैं ना सर्दी लग गई। और क्या होता है जी सिम्टम उसका, वही जो ऊपर लिखा हुआ है, बुखार हो जाता है, नाक बहने लग जाती है, लिख देते हैं हम सिम्टम्स। क्या होता है जी, उसकी छींकें आ रही होती हैं उसको, इस वक्त मुझे कोल्ड हुआ है, बल्कि मुझे छींकें आ रही है, नसल डिस्चार्ज होता है लोगों के, यानी नाक बहती है, गंदी लगती है बड़ी है, नाक बहरी होती है उसकी, गला खराब हो जाता है उसका, सोर थ्रोट, बुखार हो जाता है अक्सर, फीवर हो जाता है, हेडेक भी होना शुरू हो जाता है अक्सर, सर में दर्द हो जाता है। ये सिम्टम्स है जी कोल्ड के। अगर आप देखें कि एक शख्स के सर में दर्द हो रहा है, गला खराब हो रहा है, बुखार हो रहा है, नाक बह रही है, छींकें आ रही है बार बार, तो आप समझ लो उसको कोल्ड हुआ हुआ है जी, कॉमन कोल्ड हुआ हुआ है। और कॉमन कोल्ड जो है वो बहुत सारे वायरस से होता है। पहली बात तो ये मत समझिएगा कि एक वायरस से होता है, कई सारे वायरस हैं जिनकी वजह से ये कोल्ड होती है। यही वजह है कि ये बहुत कॉमन बीमारी है। आप देख रहे हैं कि आपको मौसम तब्दील होता है, फौरन से बंदे को कोल्ड हो जाती है, सर्दी लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे वायरस से होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ये जिस वायरस से होती है वो है राइनो वायरस। राइनो वायरस से ये सबसे ज्यादा होता है कोल्ड। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जिनसे ये बीमारी होती है। अब ये राइनो वायरस कैसे फैलता है जी? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जरिए, यानी नाक, सांस के जरिए ये आपके जिस्म में आता है। रिस्पायरेटरी, जैसे पोलियो तो मैंने आपको बताया ना मुंह के जरिए आता है, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जरिए आता है, यानी नाक के जरिए आपके सांस के अंदर चला जाता है, सांस की नाली में। और जाहिर बात है वही नाक ही आपकी सांस की नाली में जा रहा है, नाक जुड़ी हुई है, इसके लिए नसल डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए स्नीजिंग हो रही है। गला भी इसी वजह से खराब हो रहा है क्योंकि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा होता है गला भी। ठीक है, तो गला आपका क्यों खराब हो रहा है, नाक क्यों बह रही है, छींकें क्यों आ रही है? क्योंकि ये वायरस आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से घुसा है। तो
ये वायरस आपकी हवा वगैरह में मौजूद होता है। राइनो वायरस आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जरिए आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको नसल डिस्चार्ज होता है, छींकें आ जाती हैं, गला खराब हो जाता है। जानलेवा बीमारी नहीं है। 2-4 दिन बाद आपकी बॉडी इसकी इम्यूनिटी बना लेती है और इसको मार देती है आपको। तो अगर ये नया वायरस होता है बॉडी के लिए तो 2-4 दिन लगेंगे बॉडी बॉडी को इम्यूनिटी बनाने में। बॉडी इम्यूनिटी बना लेगी, आपका ये वायरस बॉडी मार देगी, आप सही हो जाओगे। अगर फिर दोबारा वही राइनो वायरस बॉडी के अंदर गया, आपके पास तैयार हुई हुई इम्यूनिटी, आपको ये बीमारी होती ही नहीं है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं हमें होती रहती है, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कई किस्म का वायरस है जिससे ये कोल्ड होता है। अब आपके देखो मिसाल के तौर पे आपको ए वायरस से हुआ जी कोल्ड, आपकी बॉडी में ए वायरस गया, उससे आपको कोल्ड हुआ। 3-4 दिन के अंदर आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी बना ली, इसकी इम्यूनिटी बना ली और इसको मार दिया, खत्म हो गया। लेकिन अब आपके पास ए वायरस की इम्यूनिटी आ गई। अब कल कल आपको दोबारा ए वायरस अगर आपकी बॉडी में जाएगा, आपके पास पहले से इम्यूनिटी है, तो इसका आप पर कोई स्नीजिंग, नसल डिस्चार्ज, शोर थ्रोट नहीं होगा, फौरन गुस्से ही आपकी बॉडी इसको मार देगी। लेकिन अगर बी वायरस चला गया, अब बी वायरस की इम्यूनिटी थोड़ी बनी हुई है, फिर दोबारा आपकी बॉडी इसकी इम्यूनिटी बनाएगी। हफ्ता 10 दिन लगेगा, इसकी इम्यूनिटी तैयार होगी आपकी बॉडी के अंदर, और अब आपकी बॉडी में बी वायरस की भी इम्यूनिटी आ गई। जब भी बी वायरस जाएगा आपको मार देगा। तो जैसे जैसे हमें कोल्ड होता रहता है, हमारी बॉडी के अंदर उस वायरस की इम्यूनिटी तैयार होती रहती है। नहीं तो ये वायरस तो बहुत है दुनिया के अंदर, आपको पता है। मिसाल के तौर पे मुझे अभी कोल्ड हुआ है, अब मुझे जिस वायरस से कोल्ड हुआ है, क्या ये दोबारा नहीं जाएगा मेरी बॉडी में? जाएगा। क्या हर बार मुझे बीमार करेगा? नहीं। अभी ये मेरे बॉडी में गया, मेरे लिए नया वायरस था, इसलिए मेरी बॉडी को अभी इम्यूनिटी तैयार करने में टाइम लग रहा है। 2-4 दिन में इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी, मेरी बॉडी इस वायरस को मार देगी, मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। अब दोबारा जब ये वायरस जाएगा ना, फिर मैं बीमार नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर इसकी इम्यूनिटी तैयार हुई हुई है। बस ये मसला ये है कि इस कोल्ड का 200-250 के करीब वायरस होते हैं इसके। 200-250 स्पीशीज है इस वायरस को, इस बीमारी के लिए। तो यूं ये जरा कॉमन हो जाती है, ठीक है। इसकी कोई एहतियात नहीं है, बस यही है कि जी आप जरा मौसम में ख्याल रखें। दवाई वगैरह भी इसकी आपको, वो जो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो डॉक्टर आपको इसकी कोई दवाई नहीं देता राइनो वायरस को मारने, क्योंकि वो जानता है आपकी बॉडी इसको खुद मार देगी। अगर मुझे सब ये हो रहा है ना, कोल्ड हो रहा है, मैं अगर अभी डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर मुझे राइनो वायरस को मारने की दवाई नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है मेरी बॉडी इसको खुद मार देगी। वो मुझे बस ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, मुझे गला खराब, इसको सही करने की दवाई दे देगा। बुखार ज्यादा है तो इसको कम करने की दवाई दे देगा। हेडेक हो रहा है तो सर के दर्द को खत्म करने की दवाई दे देगा। तो वो इन सिम्टम्स की दवाई दे देगा, कोल्ड की कोई दवाई नहीं होती। कोल्ड आपकी बॉडी के अंदर ही इसकी दवाई है, ठीक है। तो ये दो बीमारियां हमने पढ़ी, पहली बीमारी है पोलियो मिलाइटस और दूसरी है कोल्ड। इन दो बीमारियों में कुछ सवाल है तो पूछें, बाकी इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे बाकी बीमारियों को। कोई दो में कोई सवाल है बेटा तो पूछो। नहीं सर। चलें, हैरत है क्या हो गया? टावर 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 टावर। ठीक है जी। तो हमने देखा वायरस की दो लाइफ साइकिल, लाइटिक और लाइसोजेनिक, और हमने अभी दो बीमारियां पढ़ी है, पोलियो मिलाइटस और कोल्ड। लिहाजा आपने देखा किस तरीके से पोलियो मिलाइटस होता है। वायरस है, पोलियो वायरस मुंह से जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? शुरू में बुखार, सर का दर्द, गले की खराश, नोसिया, वोमिटिंग। और फिर अगर आपने इलाज नहीं किया तो आगे जाके मसल फटीक, आपका मसल डैमेज, आपका वो बॉडी पार्ट ग्रोथ नहीं करता, बर्बाद हो जाता है। इसका इलाज क्या है? ओपीवी कतरे, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये कतरे होते हैं, 5 साल के बच्चों को पिलाया जाता है। दरअसल ये ओपीवी एक पोलियो वायरस ही है, लेकिन ना ग्रोथ होने वाला, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता अपने आप को। आपको इस वायरस बॉडी में डालने का मकसद होता है आपकी बॉडी। आप बोलो। सर अगर किसी ने ये वैक्सीन ना लियो पोलियो की और उसको बाद में हो जाए तो फिर उसका इलाज कैसे करते हैं? देखें, मिसाल के तौर पे जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने तो ये कतरे पिए थे। अगर आपका माइक बंद हो, ये आवाज़ आ रही है ना, लेकिन आपका माइक खोल लेना जब आप चाहो। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये कतरे पिए थे बचपन में। अच्छा याद रखिएगा, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, बड़ों की इम्यूनिटी जरा ज़्यादा होती है। अब बच्चा जो होता है ना, सपोज करो एक बच्चा है 5-4 साल का, 3 साल का, उसकी इम्यूनिटी कम है। अब उसकी बॉडी के अंदर, आप उसने कतरे भी नहीं पिलाए हुए आपने उसको, अब उसकी बॉडी के अंदर जब ये पोलियो वायरस जाएगा तो शुरू में वो इसके क्या सिम्टम देगा? बुखार, हेडेक, गले का दर्द। और मैंने आपको बताया ना, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम समझते हैं ये कोल्ड के सिम्टम है। हम समझते हैं जी बच्चे को सर्दी लग गई, बच्चे को बुखार हो रहा है।
हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम ये नहीं समझ रहे होते कि ये पोलियो है। अच्छा, अब हमने उसको इग्नोर करा हुआ है, अब उसकी बॉडी इम्यूनिटी तैयार कर रही है, पोलियो वायरस से लड़ने का कोशिश कर रही है, लेकिन बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम है, बहुत वीक होती है। इतना टाइम लग जाता है कि पोलियो वायरस स्ट्रांग हो जाता है, ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, और पोलियो वायरस मसल पर हमला कर देता है और मसल्स खराब कर देता है। फिर इतने में जब मसल्स खराब हुए, इतने में उस बच्चे की बॉडी ने इम्यूनिटी तैयार कर ली और पोलियो वायरस को मार दिया। लेकिन उस मारने के अंदर क्या हुआ, वायरस अपना डैमेज कर गया। ठीक है, सारा खेल क्या है, बच्चे की इम्यूनिटी बड़ी कमजोर है। 5 साल का बच्चा जो है, इसकी इम्यूनिटी इंतहाई कमजोर होती है। मिसाल है 2 हफ्तों में बना रहा है वो इम्यूनिटी, पोलियो वायरस की दवाई बॉडी। अब 2 हफ्तों के अंदर क्या हुआ जी, वायरस ने अपना असर दिखा दिया, उसका एक मसल, पैर का मसल डैमेज कर दिया, दूसरा नहीं कर पाया क्योंकि वायरस मर गया, बॉडी ने मार दिया। लेकिन नुकसान तो हो गया ना, गई उसका पैर, ग्रोथ खत्म हो गई उसके पहला। मसल्स तो आप थोड़ी सही कर सकते हो, मसल्स आप रिपेयर थोड़ी कर सकते हो दवाई से, मसल्स गए, इसलिए वो जिंदगी भर उसका एक पैर डैमेज रहा। लेकिन एक पैर क्यों हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी ने इम्यूनिटी बना ली थी और बॉडी ने वायरस मार दिया था। अगर बॉडी इम्यूनिटी नहीं बनाती तो फिर वायरस जिंदगी भर उसके जिस्म में रहता, एक पैर खराब करता, फिर दूसरा, फिर उसके दूसरे मसल्स को खराब करता और एंड में मार देता। लेकिन बॉडी ने इम्यूनिटी तैयार कर ली और वायरस को मार दिया, इसलिए वो एक पैर से अपाहिज हो गया। अच्छा, बड़े बच्चों को कतरे क्यों नहीं पिलाते फिर ये, 5 साल के बच्चों को क्यों पिलाते, मुझे क्यों नहीं पिला रहे, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी मजबूत है। अगर मेरे जिस्म में, अभी मिसाल है मैंने ये ओपीवी नहीं पिया हुआ, लेकिन अगर मेरे जिस्म में पोलियो वायरस जाएगा तो शुरू में मेरे बॉडी को क्या असर देगा, वो बुखार, सर का दर्द, गले का दर्द। मेरी बॉडी उसकी इम्यूनिटी तैयार करेगी, मेरी बॉडी इतने दिन में इम्यूनिटी तैयार कर लेगी कि वायरस मसल फटीक नहीं कर पाएगा। 4-5 दिन में मेरी बॉडी इम्यूनिटी तैयार कर लेगी, वायरस को मार देगा। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनकी इम्यूनिटी होती है कमजोर, इनके वायरस की दवाई बनाने में 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते लग जाते हैं। इस दौरान वायरस अपना असर दिखा देता है। और जो बड़ा बच्चा होता है, आप, हम, हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर वायरस आता है तो 5-6 दिन में उसकी इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। तो अगर आपने खतरे नहीं पिए हुए, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पोलियो वायरस आएगा भी तो आपकी बॉडी 6-7 दिन में उसका इलाज निकाल देगी और उसको मार देगी। इस 6-7 दिन में वायरस आपको बुखार कर देगा, सर का दर्द कर देगा, गला खराब कर देगा, बस मसल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आपको मसल फटीग नहीं होगी। इसलिए हम सिर्फ 5 साल के बच्चों को पिलाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ठीक है, और कोई सवाल? पता नहीं, आपने शायद पिए भी नहीं है क्या? और कोई सवाल बच्चे? एक और बात याद रखिएगा, आज के लोग उड़ाते हैं, इस खासकर इस बीमारी पर चल रहे हैं आज के लोग कि जी पोलियो के कतरे मत पिलाओ, क्योंकि पोलियो के कतरे के अंदर वायरस होता है। असल में वो बात सही कह रहा है, पोलियो के कतरे में तो मैंने आपको बताया ना वायरस है। ये जो आप ओपीवी पिला रहे हो, इसके अंदर यही तो वायरस है, पोलियो वायरस। लेकिन उनको आधी बात पता है, उन्होंने बस इतनी बात सुन ली कि ये तो आप ओपीवी नाम के कतरे पिला रहे हो, इसमें पोलियो वायरस है। बस इतनी बात सुनी और नतीजा बना लिया कि जी बच्चों को कतरे मत पिलाओ, ये जो कतरे पिला रहे हो ये तो वायरस फैलाने का जरिया है, बच्चों को इस कतरे पीने से पोलियो हो जाता है क्योंकि इसमें पोलियो वायरस है। लेकिन उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है, उनको पूरी बात नहीं पता कि आपने ये जो पोलियो के ओपीवी कतरे पिलाए, इसमें जो पोलियो वायरस है वो बेकार है। आप ट्रिक कर रहे हो बॉडी के साथ, आपने उसकी बॉडी में अधमरा वायरस डाल दिया, बॉडी को घुमाया है आपने, बेवकूफ बनाया बॉडी को, ताकि बॉडी इसकी वैक्सीन तैयार कर ले। तो ये बात गलत है, ये जो हमारी यहाँ मिथ फैलाई हुई है कि जी पोलियो के कतरे मत पिलाओ, ये गलत बात है। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। यही तो वजह है कि पूरी दुनिया से पोलियो इरेडिकेट हो गया, हमारे यहाँ से नहीं हो पाया, हम इसको आज तक खत्म नहीं कर सके। ठीक है, कोई और सवाल है बच्चे? चले हम फिर आज की क्लास को डिसमिस करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम मजीद कुछ बीमारियों को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।